तो बेटा आज हम लोग क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई करना आपको कि कौन से फंक्शन का ये ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है हमें। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन में ये कुछ 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ध्यान से देखो तो साइन ही दे रखा सब में। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ध्यान से देखो, ग्राफ से हमें पता चलता है, देखो यहाँ पर आपकी अगर एक्स की वैल्यू, अगर आपके एक्स की वैल्यू जो है वो -1/2 है, इधर देखो ना -1 ये -1 है, तो इधर ध्यान से वो -1/2 है, तो जो y की वैल्यू जो है वो -π/2 है। देखो -π/2 पे -1/2 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आपकी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू आपकी 1/2 है तो y की वैल्यू जाएगी π/2। ये इन्फॉर्मेशन आपको ग्राफ को देख के ऑब्जर्व करके ही बतानी है। ये अगर आपने बता दी तो इसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, साइन इनवर्स x, इसी को चेक करेंगे। तो आप लोग y = साइन इनवर्स x। ठीक है, आपको क्या करना है, x की कोई ना कोई एक वैल्यू पुट करके चेक करोगे। तो जैसे हमने यहाँ पर मान लो ये वाली कर ली 1/2, ज़्यादा आसान पड़ेगी। तो y हमने यही वाली वैल्यू पुट करनी है x की जगह पर, तो y = साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा ऐसे। और y = साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करोगे, पता है वो 30 आएगा, या फिर आप बोलो π/6 आएगा। अब हमने क्या देखा कि 1/2 पे वैल्यू y की π/2 आनी चाहिए, π/6 आ रही है, यानी कि y ≠ π/2, यानी ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन देखो, साइन इनवर्स 2x वाला, ये वाला भी चेक करो। तो इसको ऐसे चेक करेंगे, y = साइन इनवर्स 2x। ठीक है, y = साइन इनवर्स और 2 × x की जगह पर फिर 1/2 पुट कर दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। y = साइन इनवर्स 1, और आपको पता है साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, π/2। अब देखो ना, ये बिल्कुल सही बात है, ये वैल्यू बिल्कुल सही है। हमने क्या कहा था यहाँ पर, अगर x की वैल्यू -1/2 होगी तो y की वैल्यू π/2 आनी चाहिए, तो आ रही है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x। चलो इसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें कह रहे हैं कि 3 मैट्रिक्स हैं आपके पास, ए बी और सी तीनों हैं, और प्रोडक्ट जो ए बी का है और ए सी का है, दोनों डिफाइन कर रहे हैं कि ये दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका सेम ऑर्डर है। तो वैल्यू ऑफ एम एन पी क्यू की बतानी है आपको वैल्यू। ठीक है, जैसे ए मैट्रिक्स है उसको लेके ऐसे दे रखा है कि ए आई जे और एम क्रॉस 4 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, बी जो है बी वाले के लिए दे रखा है बी आई जे n × 3। इस तरीके से सी वाला भी दे रखा है। अब आपके ऊपर है, या तो आप वैल्यूज पुट करके यहाँ पर देखो, जैसे m की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 3, तो 3 × 4 हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पर आपको n की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 × 3 हो जाएगा इस तरीके से। और सी की वैल्यू भी है ये रही, p × q है। ठीक है, p की वैल्यू भी इसने कितनी बोली है 4, और q की वैल्यू भी क्या बोली है इसने 3, तो c = सी आई जे भी आ जाएगा आपका। p और q है ना, यानी कि 4 और 3, 4 × 3। अब इसने बात करी है प्रोडक्ट की, यानी ए बी की बात करी है और ए और सी की बात करी है। ठीक है, चेक करने को चेक कर सकते हो, जैसे कि ऑर्डर जो है ना, अगर ए का देखो, ए का दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का दे रखा है। अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ए बी के लिए निकालेंगे, ए बी के लिए। ठीक है, ए बी के लिए निकालेंगे तो आपको ए बी के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए आई जे, ए बी के लिए हमारा जो है ए आई जे इन, और यहाँ पर इसका ऑर्डर हो जाएगा m × 4, और बी आ जाएगा बी आई जे n × 3। अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखो ध्यान से, तो ये तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे, n की वैल्यू 4 आएगा तभी ये पॉसिबल है ये चीज़। और अगर ये पॉसिबल है तो ऑर्डर जो है ए बी का, अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो ऑर्डर जो है वो ए बी का क्या हो जाएगा, m × 3। ठीक है, अब m × 3 है। अब ये इन्होंने बोला है कि जो ए बी है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो m है, बोथ जो m है वो इक्वल किसके होना चाहिए, 3 के होना चाहिए, तभी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी 3 × 3 हो जाएगा ये। तो इसीलिए ये आपका जो है ना, पहले में आंसर जो है, m की वैल्यू तो 3 आ रही है हमारी, n की वैल्यू 4 आ रही है। अब देख लो, m की वैल्यू 3, एक इस देखो यही वाला आंसर है ना, बाकी निकालने की जरूरत भी नहीं है। m की वैल्यू 3 इसमें आ रही है, n की वैल्यू 4 इसमें आ रही है, m की वैल्यू इसमें 2 है, इसमें 4 है, और इसमें 4 है, तो गलत है, ये वाला आंसर सही है। बाकी चेकिंग के लिए और भी दूसरे तरीके से ए सी भी निकाल कर आप देख सकते हो, अगर आपको वेरीफाई करना है तो। ठीक है, अगला वाला देखो, ये कह रहे हैं कि अगर इसको मैं ना थोड़ा हटा देती हूँ। ठीक है, देखो अगर मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको, ये कह रहे हैं कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू बताओ। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन तुम्हें पता है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि जो इसका ट्रांसपोज है वो -ऑफ ए के बराबर है। आप यही करके देखोगे, यहाँ पर आप इसको लिख दो 3pt q -4 0, ये जो बराबर आएगा आपका, यानी इसका ट्रांसपोज जो है वो बराबर आएगा -ऑफ किसके आएगा आपका, यहाँ पर माइनस वैल्यू है ना, इसको तो इसको लिख देते हैं ट्रांसपोज करके 0 3q r p -4 और -2t 0, इस तरीके से कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है। अब देखो माइनस से माइनस अंदर इंटू भी करना पड़ेगा, तो ये वाली चीज़ एज इट इज है, तो माइनस अंदर इंटू कर देंगे तो ये बन जाएगा -0 -3 -q -r -p, और ये प्लस का 4 बन गया, 2 बन गया प्लस का -t और -0, इस तरीके से। अब क्या करो, इन वैल्यूज़ को करो कंपेयर। आपको वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पर देखो ना, किसी चाहिए, q चाहिए, t चाहिए, p चाहिए, r चाहिए, सब चाहिए इसमें। तो r देखो ये रहा r, और r यहाँ पर ये रहा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ गई। ठीक है, और p की वैल्यू, बाद में निकालते हैं, t की वैल्यू देखो, t की वैल्यू हो जाएगी -4, तो t आ गया यहाँ पर -4। इसके बाद q की वैल्यू आ गई -2, कंपेयर करके निकाल सकते हो, q की वैल्यू आ गई -2। इसके बाद p रह गया, अरे मैंने वो कर दिया, रुको, इस वाले से कंपेयर करना था ना, t की वैल्यू आ जाएगी 4, प्लस का 4 आएगी। ठीक है, और q की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्लस का 2, ट्रांसपोज वाली भी माइनस इंटू करने के वाली दिखनी थी ना, तो ये प्लस का हो जाएगा। इसके बाद बचा p, तो p यहाँ पर है और ये -p है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो p है, ये जो p है बराबर है -p के, -p इधर लेकर आओ, तो p + p = 0, 2p = 0, यानी p की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0।
ठीक है, तो पी की वैल्यू भी आ गई 0। अब क्या करना है, अब तो बहुत सिंपलेस्ट है, मैं इसको हटा देती हूँ। देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको बस ये जो सारी वैल्यूज़ है वो यहाँ पर पुट करके आंसर निकालना है। तो ये तो आप अपने आप निकाल सकते हो, ये आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, कमेंट में आपको बताना है इसको। तो अब ये सारी वैल्यू हमने निकाल रही है, बस इसमें पुट करके आपको आंसर मुझे बताना है। तो एक बार बताना आप लोग। अगला देखो फोर्थ वाले पे, फोर्थ वाले में हमें क्या रखा है कि ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 है, ठीक है, और आपका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 27 है, तो आपको कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ए और फिर एडजॉइंट ए, ये निकालना है हम लोगों को कि क्या होगा, ठीक है। वैसे तो खैर आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है इसके लिए आप एक प्रॉपर्टी याद रखो कि ये जो चीज़ है ना ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आपका इज इक्वल टू में आता है, यानी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए और आई के, ठीक है, ये याद रखना। अब इससे क्या है, इस चीज़ से आप थोड़ा ना, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये आगे काम आएगा। और हमारा मेन फोकस क्या है, हमें अगर डिटर्मिनेंट ए मिल जाए, ये मिल जाए, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आई तो पता ही आपको क्या होता है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक और फॉर्मूला है कि अगर एडजॉइंट ए निकालना है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो बराबर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 के। ये मोस्टली सब प्रॉपर्टीज आपकी एमसीक्यू के लिए यूज होती है। और एन याद रखना, एन का मतलब क्या है यहाँ पर, एन है आपका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर देखो उसने आपको बता रखा है यहाँ पर, ऑर्डर देखो 4 है, ठीक है, यानी कि आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए 4 माइनस 1 एडजॉइंट ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ए पावर 3 एडजॉइंट ए, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो आपको गिवन है कुछ और, देखो एडजॉइंट ए का मॉड जो है वो 27 दे रखा है, तो यानी कि ये आ जाएगा 27 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा 3। देखो डिटर्मिनेंट ए आ गया, इसके बाद क्या करोगे, ये जो ऊपर मैंने ये बताया ना ये फॉर्मूला, इसके यूज़ करना हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डॉट एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की जगह पर 3 इंटू में आई, यानी कि ये आपकी वैल्यू आ रही है। देखो आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन में ये दिखेगा सी पार्ट में, इसको हटा देते हैं। देखो 3i के बराबर आ रहा है ना, तो 3i इसका आंसर है, ठीक है। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान रखना, मोस्टली एमसीक्यूज में ही यूज़ होती है, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाले में कह रहे हैं इन्वर्स निकालना है इसका। वैसे इन्वर्स निकालना खैर ऐसा मुश्किल नहीं है, पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो इसमें कि इन्वर्स निकालना है इसमें, ठीक है। इन्वर्स निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा आपको वो फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पर। ध्यान से देखो कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, ध्यान से आप देख के बताओगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है। सिर्फ एलिमेंट जो है इसमें डायगोनल में ही है, बाकी में है नहीं। और अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है आपके पास, तो अगर उसका आपको इन्वर्स निकालना पड़ता है, तो वो बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ ईच एलिमेंट ऑन दी डायगोनल। मतलब अगर आपको ऐसा करना पड़ता है, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है और अगर इसका इन्वर्स निकालना है, तो आपको कोई बहुत बड़े उस तरीके से नहीं निकालना होता है। वो हमेशा निकलता है रेसिप्रोकल कर दो हर एक एलिमेंट का डायगोनल में। जैसे यहाँ 3 है, 3 का रेसिप्रोकल करा 1/3 आएगा, 2 है उसका रेसिप्रोकल करा 1/2 आएगा, 5 का 1/5, इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन क्या है, कौन सा करेक्ट है इसमें, बी। आप समझ रहे हो, बहुत एफर्ट्स नहीं लगेंगे आपको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखना है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखो, अगले वाला ये हमें दे रखा है, वैल्यू निकालनी है इस डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको पता है, ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये इंटू होगा माइनस फिर ये इंटू होगा, तो यानी कि cos 67 इंटू में cos 23 माइनस साइन 23 साइन 67, ऐसे। अब एक बात थोड़ा सा आप देखोगे तो एक आइडेंटिटी आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ आइडेंटिटी लगेगी cos a प्लस बी की, जो कि होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। आपको ये ऐसे दे ही रखा था, इसकी जगह आपको ऐसे बनाना है इसको, ठीक है। तो अब ऐसे बन सकता है ये, तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं cos 67 डिग्री प्लस 23 डिग्री, और इनको प्लस करोगे तो cos 90 कितना होता है 0, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगले वाले में है ये, इसको हटा देते हैं। अगले वाले में एफ एक्स दे रखा है ये, और कह रहा है कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू पाई पे, तो के की वैल्यू निकालनी है। खैर ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार करे हैं, आपको याद होगा, आपने काफ़ी बार कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये मैं चाहती हूँ कि आप इसको भी कमेंट में बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा, आप अपने आप एक बार करके बताना, ठीक है। चलो अगले वाले पे चलते हैं, एट्थ वाले पे। एट्थ वाले में एफ एक्स दे रखा है एक्स tan इनवर्स एक्स, प्रूव करना है एफ डैश 1 जो है वो किसके बराबर आएगा, किसके इक्वल आएगा। तो एफ एक्स दे रखा है एफ डैश एक्स आप निकाल सकते हो, ठीक है, जल्दी से इसका निकाल देंगे। तो देखो एक्स का मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको वैसे पता होगा ये चीज़, आप ऐसा नहीं कि आपको आती नहीं होगी, तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट कर दूंगी। एक्स का डेरिवेटिव इंटू में tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स एज इट इज tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो इसका डेरिवेटिव है वो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एफ ऑफ 1 निकालना है तुम्हें, एफ डैश 1 जो है, यानी कि tan इनवर्स एक्स की जगह पर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपकी होती है पाई/4, आपको पता है आप सॉल्व करना चाहते हो इनवर्स को, और अपॉन में आ गया 1/2, यानी कि इसका आंसर आ गया पाई/4 प्लस 1/2, पाई/4 प्लस 1/2, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। नाइन्थ वाले पे, नाइन्थ वाले में एफ एक्स दे रखा है हमें, ये कह रहे हैं इंक्रीजिंग है किस इंटरवल पे, आपको बताना है। वैसे तो आपको पता है, आप बहुत आराम से ये काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो, और मुझे नहीं लगता आपको इन क्वेश्चनों में टाइम लगता होगा। डेरिवेटिव करके बराबर 0 रख के जो क्रिटिकल पॉइंट निकाल के चेक करा जाता है। तो एक बार इस वाले क्वेश्चन को बेटा कमेंट में करना, क्योंकि जो मुझे लग रहा है तुम लोग कर सकते हो, तो उसको मैं करवाने में टाइम नहीं लगाऊंगी। और ध्यान रखना, हम लोगों को मोस्टली ऐसे क्वेश्चन कवर करने हैं जो थोड़े आपको दिक्कत करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश यही करूँगी वो वाले आपको बता दूँ, ये वाला तो आप अपने आप निकाल सकते हो, इसका भी आंसर मुझे एक बार कमेंट में बताना, और आपको बताना है, ध्यान रखना। चलो 10th वाला जो है अगला, इसमें कह रहे हैं कि सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी फैमिली को। तो ये दे रखा है एक्स डी एक्स, देखो प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको ले जाऊँ तो माइनस का वाई डी वाई बन जाएगा,
इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है ना, ध्यान से समझो, ये पूछ रहा है कौन से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऐसे दे रखा है, अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके देख लेते हैं। एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई, ठीक है। इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन, कोई कॉन्स्टेंट इधर आएगा, इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू, इस तरीके से। अब आप ये जो डिवाइड बाई टू है, आप इसको मतलब आप इसको हटा सकते हो, दोनों को हटा कर कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर, और कांस्टेंट है सी टू माइनस सी वन लिख लो, या फिर इस पूरे को कोई एक के कांस्टेंट लिख दो। तो ध्यान से देखो ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, फैमिली ऑफ सर्कल को, ठीक है। ठीक है, चलो अगले वाले पे चलते हैं। इसमें दे रखा है, ये आपको देखा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये इस तरीके से दे रखा है आपको कि ये किसके बराबर होगा। वैसे तो आपको बता दूं प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी वो बता देती हूँ। ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है उसको हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। एक तो ऑप्शन है कि तुम बैठ के पूरा सॉल्व करो, दूसरा ऑप्शन है दिमाग लगा लो थोड़ा सा। ए प्लस बी है यहाँ पर, ठीक है, तो यानी कि आंसर ए बी माइनस ए तो आना नहीं है, यानी कि ये वाला तो ऑप्शन हटा दो पहले। इसके बाद आप देखो यहाँ पर ए प्लस बी है, तो डिवाइड बाई टू तो सब में ही है, तो यानी कि डिवाइड बाई टू तो आना ही आंसर में, ठीक है। इसके बाद क्या लिमिट ए टू बी ही रहनी चाहिए, तो सब में ए टू बी ही है। बाकी ध्यान से देखो यहाँ बी माइनस एक्स है, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, ए माइनस एक्स ऐसा तो कुछ होना ही नहीं है। आपको क्वेश्चन की इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी देखो ना, सॉल्व तुम करो कोई दिक्कत नहीं, पर दिमाग लगाओ, ये वाली चीज़ तो हो ही नहीं सकती। और देखो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला पहले ही काटा मार दे, यहाँ बी माइनस ए आ रहा है, बी माइनस ए आ ही नहीं सकता, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए प्लस बी अपॉन में टू। और एफ ऑफ एक्स सोचो ना, ये कह रहे हैं इसकी एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो बी माइनस एक्स और ए माइनस एक्स कहाँ से आ सकता है, वो आ ही नहीं सकता। मतलब एक तो होता है कि इस तरीके से दिमाग लगाओ, दूसरा हो सकता है आप पूरा प्रॉपर सॉल्व करने लगो, पर वैसे हमें बता दूँ हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो थोड़ा स्मार्टली भी काम करोगे उससे भी काम चल जाता है कई बार, और मोस्ट ऑफ द टाइम काम चल जाता है। अगला देखो 12th वाला, हमें ये इंटीग्रेशन दे रखा है, ये कह रहे हैं बराबर इसके हैं, तो ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। ये हम लोगों को ये दे रखा है, तो देखो यहाँ पर कुछ टी पुट कर सकते हो, तो टी आप कहोगे, हम टी क्या करते हैं, पुट करते हैं साइन 4 एक्स की पावर 4 को, इसको हम टी पुट करते हैं, तो डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी अपॉन में डी एक्स, ये आ जाएगा कॉस एक्स की पावर 4, ठीक है। ये 4 नहीं आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, इसको हटा देते हैं, रुको, टी पुट करते हैं साइन एक्स की पावर 4 को, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 4, और एक्स की पावर 4 का भी हो जाएगा, तो 4 एक्स क्यूब होगा, ठीक है। इसके बाद आपका डी टी जो है वो बराबर हो जाएगा, डी एक्स को इधर भेज देंगे, तो कॉस एक्स की पावर 4 इंटू में 4 एक्स क्यूब इंटू में डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, देखो ये जो 4 है ना यहाँ पर, ये 4 इसको भी इसके नीचे ले जाओ, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन में 4 इज इक्वल टू कॉस एक्स 4 और एक्स की पावर 3 डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब तुम्हें करना है इंटीग्रेट, तो अब ध्यान से देखो आपका फंक्शन अब क्या बन जाएगा, ये फंक्शन था आपका, ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये था, अब हमारा इसे किस में चेंज होगा, तो इंटीग्रेशन आएगा। अब मैं इसी के ऊपर कर रही हूँ, बाद में हटा दूंगी, ठीक है, तो ध्यान समझना आप, ऐसे हो जाएगा। अब देखो तुमने टी किसको पुट करा है, तुमने साइन एक्स फोर को टी पुट करा है, ठीक है, तो टी की पावर तो 4 आ जाएगा। बाकी देखो कॉस एक्स 4 एक्स 3 कॉस एक्स 4 एक्स 3 ये हमारा है ना, तो ये भी इसी जगह डी टी आ जाएगा, और 1/4 जो है वो बाहर आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन लगा एक तरीके से बहुत आसानी से, 1/4 टी की पावर 4 का डेरिवेटिव पता ही आपको, टी की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस सी, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 1/20 टी की पावर 5 प्लस सी, ठीक है। वापस टी की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/20 साइन एक्स 4 की पावर 5 प्लस सी, इस तरीके से, या फिर साइन 5 इधर लगा दूँ, उधर ना लगा के इधर लगा दूँ, तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब ये है, अब हमें क्या करना है ना, देखो ये हमारा इंटीग्रेशन है, इसके बाद आपको इंटीग्रेशन के बाद भी चीज़ें करनी है। इसने बोला ए की वैल्यू निकालो, अगर ये पूरा इंटीग्रेशन किसके बराबर है, ए की ए इज इक्वल ए एक्स साइन की पावर 5 और एक्स की पावर 4 के, यानी कि 1/20 साइन 5x4 जो है ये आपका जो है बराबर है ए साइन 5x की पावर 4 प्लस सी के, ऐसे देखो दिमाग लगाओ, देखो यहाँ पर ये हो गया ना प्लस सी, देखो साइन एक्स की पावर 4 5 ये जो भी है वो पूरा यहाँ पर है, ठीक है, प्लस सी भी है, कंपेयर करके निकालोगे ना, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/20, तो ये हो जाएगा 1/20, मतलब पहले क्या किया इंटीग्रेट कर दिया हमने नॉर्मल जैसे हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन से, फिर इन वैल्यू को बराबर रख के हमने ना कंपेयर करके बोल दिया ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि बी आंसर हमारा करेक्ट है इसमें। तो मैं इसको हटा देती हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा टाइम लेंगे, पर मोस्टली क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, दिमाग लगा करोगे हो जाएगा काम। अब देखो ये कह रहे हैं बर्ड फ्लाई कर रही है, डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पे वेक्टर दे रखा है ये, और एक मैन है वो स्टैंड कर रहा है बिसाइड दी स्टेट मेट्रो ट्रैक, वो आपको ये दे रखा है ऑब्जर्विंग दी बर्ड, वो बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है, प्रोजेक्शन बताना है, प्रोजेक्शन बताना है आपको, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पर बर्ड का फ्लाइटिंग वेक्टर जो है वो भी ले सकते हो, जैसे बर्ड का फ्लाइटिंग वेक्टर है ना, उसको मान लो बी वेक्टर ले रहे हैं, क्योंकि बर्ड है तो इसलिए ऐसे ले ले, तो वो दे रखा I + 2j + k, ठीक है। अब मेट्रो वाला भी दे रखा है, तो m वाला भी ले लेते हैं, पर ध्यान रखना आपको सारा कंपेयर करके लैम्डा वाला ही लेना है, लैम्डा जैसे यहाँ पर 3 + लैम्डा है, ठीक है, तो आपको लैम्डा के साथ वाला ही लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से लेना है, देखो जैसे लैम्डा की जगह 1 है तो I आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लैम्डा वाला पार्ट ही लेना है, यहाँ पर 2 है तो 2j हो जाएगा, और यहाँ पर 3 लैम्डा k है, यानी कि क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, इस तरीके से।
ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला तो पता ही है आपको। प्रोजेक्शन निकालना होता है तो बी वेक्टर डॉट एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से निकल जाएगा। अब डॉट वॉट निकाल के आप लोग एक बार इसको देखना, इसका सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके आपको चेक करना एक बार, आंसर वैसे सी आएगा, फिर भी एक बार सॉल्व करके मुझे बताना। ठीक है, 8 अपॉन में √14 आ जाएगा सॉल्व करके। चलो अगले वाले में कह रहे हैं हमें डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, ये दे रखा है फ्रॉम दी वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस से बोल रखा है हम लोगों को, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बोला हुआ है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होता है, यानी कि एक्स और जेड का कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा रोल प्ले होता है। अब देखो पोजीशन वेक्टर दे रखा है हमने, ये तो पोजीशन वेक्टर के पॉइंट लिखेंगे तो 3, 4, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा है तुमसे, डिस्टेंस वाई एक्सिस से पूछा है, यानी कि जो डिस्टेंस है ना, ये जो रूट होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता तो यही फॉर्मूला आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है, यानी कि जिससे डिस्टेंस पूछते हैं वो इस फॉर्मूले में नहीं आता। अब मैं बोलूँ डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस होगा तो आपको पता है ना वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये याद रखना। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डालनी है हम लोगों को। ठीक है, ये दे रखा है, यहाँ एक्स की जगह पर देखो ना, यहाँ पर ये एक्स वाई जेड ही तो होता है, एक्स की जगह पर आपका क्या है 3 है और जेड की जगह पर 5 है, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी √34 यूनिट्स हो जाएगा ये रहा √34 यूनिट्स। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एमसीक्यूज में ही पता चलती हैं, तो इनमें से एक है ये चीज़। अगला 15 वाला, उसमें आपको ए बी सी वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, बाकी आपको ये निकालना है, ये कह रहे हैं ये इज द सेम एज द वेक्टर, ये किसकी तरह है वो आपको बताना है। तो 2a वेक्टर डॉट आई, 2a वेक्टर दे रखा है हम लोगों को 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, इसको इंटू करना है आई कैप से। अब क्योंकि यहाँ पर j और k तो है नहीं, तो सिर्फ i वाला इंटू हो जाएगा। ध्यान से देखो आई डॉट आई होता है 1 और ये 2 3 जा 6, इसका आंसर 6 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये इंटू आई होगा, बाकी अगर आई है तो 0j है और 0k है, और 0 से किसी भी चीज़ को इंटू करते तो 0 ही आता है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो इतना तो निकाल दिया, अब बी जे वेक्टर डॉट जे निकाल लेते हैं, बी जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो बी वेक्टर हो जाएगा आई प्लस जे माइनस 3k, इसको डॉट निकालना है जे के साथ में। ठीक है, इसका डॉट निकालना है जे के साथ में। अब जे वाला आपका 1 बन जाएगा, बाकी दोनों 0 है, क्योंकि यहाँ पर आई नहीं तो 0 आई है और 0k है, तो वो तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इसके आगे आपका है सी डॉट के वाला है ना, तो सी वेक्टर और के वेक्टर वाला है। ठीक है, तो देखो इसको भी लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 6i माइनस जे प्लस 2k डॉट के से डॉट करके 2 आ गया। ठीक है, अब इन सब का जो है ना साथ में आपको लिखना है। देखो यहाँ पर ये इसका वैल्यू जो थी वो 6 आई थी, तो 6 माइनस बी डॉट जे, यानी -1 या -1 लिख दो या -j लिख दो, वेक्टर लिख देते हैं इसको 6i माइनस जे, और ये तीसरा वाला आया था प्लस 2k। ठीक है, 6 माइनस जे, ध्यान से देखो 6 माइनस जे प्लस 2k किस वेक्टर की तरह, ये सी वेक्टर की तरह नहीं दिख रहा आपको, देखो यानी कि ये सेम आएगा किसकी तरह, सी वेक्टर की तरह, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है इसमें करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं, ये एलपीपी का है, कंस्ट्रेंट निकालना है। वैसे तो मैं आपको खैर पता है, मैं आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ इससे रिलेटेड कि कंस्ट्रेंट जो होते हैं ना, वो निकालने का तरीका मैंने आपको वैसे बताया क्लास में, आपको थोड़ा याद हो रहा होगा, तो मैंने बताया होगा आपको किस तरीके से कंस्ट्रेंट निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट निकालने वाला आप अपना एक बार खुद ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो। कंस्ट्रेंट निकालने ग्राफ ऑलरेडी दे रखा है, बस आप कंस्ट्रेंट निकाल के दिखाना है इसमें। ठीक है, और सेम ये फिजिबल रीजन वाला है अगले वाला। चलो इसको फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें कह रहे हैं फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बाउंडेड बट ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू है एट मोर देन 1 पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है ये, और वन ऑफ द पॉइंट दे रखा है 5,0 है। तो वन ऑफ द अदर पॉसिबल पॉइंट जिनमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन करेगा मिनिमम वैल्यू, देखो मिनिमम वैल्यू उसी से अटेन करेगा जिससे ये पास हो रहा होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं 5,0 से तो पास हो ही रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ये 5,0 से पास हो रहा है, तो इस लाइन को यहाँ पर देख लो, ये लाइन दे रखी है, इस लाइन में इनमें से कोई पॉइंट आ रहा है तो आप देख लो, देखो 0,0 तो आ ही नहीं रहा, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको। 4,7 एग्जैक्ट नहीं आ रहा, 6,6 भी नहीं आ रहा, देखो 2,9 2,9 यहाँ पर देखो 9 यहाँ पर कहीं पाएगा, 2,9 ये आ रहा है ना, देखो यही है जहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। करना कुछ नहीं होता, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो चलो अगला वाला 18, इसमें कह रहे हैं, इस वाले में हमें बोल रहे हैं कि एक पर्सन है जिसके पहले 4 डिजिट जो है ना ऑफ योर 6 डिजिट पिन, एक पर्सन ने ऑब्जर्व करे हैं 4 डिजिट, ठीक है 6 डिजिट के पिन का, तो क्या प्रॉबिलिटी है कि पर्सन गेस कर लेगा आपका पिन, तो 6 डिजिट का है। इस तरीके से 4 उसने ऑलरेडी देख लिए हैं, ठीक है 4 उसने ऑलरेडी देख लिए हैं, तो बाकी ये 2 रह गए। अब डिजिट में तो ऐसा कोई वो नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकता, बिल्कुल रिपीट हो सकता है, आपको पता है। तो यहाँ पर आपको पता है इस प्लेस पे पॉसिबल 10 डिजिट्स आ सकते हैं, इस पे भी तो पॉसिबल 10 डिजिट आ सकते हैं, तो टोटल इंटू करोगे तो 100 आ गया। और आपको पता है जो आपने पिन सेट करा होगा वो एक ही होगा, यूनिक पिन एक ही होगा, तो 1/100 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को भी आप एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो। तो इसमें कह रहे हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो आपका ए बी जो है डैश इज एंड बी डैश ए डिफाइंड कर रहा है मैट्रिक्स ए और बी को
ऑर्डर अगर ए का ये दे रखा है तो बी का ऑर्डर क्या होगा, ध्यान से देखो, ए बी डैश है और कह रहे हैं बी डैश ए, ठीक है, दोनों डिफाइन कर रहे हैं किसको, ए और बी को, ठीक है, ए और बी मैट्रिक्स को कर रहे हैं डिफाइन। तो इसी की उससे बोल रहे हैं हम लोगों को कि अब आप बताओ कि अगर ए का ऑर्डर एन क्रॉस एम है तो बी का क्या होगा। वैसे तो ध्यान से देखो, तो अगर ए का ऑर्डर एन क्रॉस एम है तो बी का भी आपका सेम होना चाहिए, मतलब आंसर तो यही होना चाहिए। बाकी आप कुछ प्रॉपर्टी लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, पर अगर ध्यान रखना इसका जो ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर ट्रांसपोज ए का किसी में भी नहीं है, दोनों में ट्रांसपोज बी का ही है और दोनों डिफाइन कर रहे हैं ए और बी, तो यानी कि इसका आंसर होगा आपका एन क्रॉस एम। अगला वाला ये दे रखा है आपको ए, तो कह रहे हैं ए क्या है, एक स्केलर आइडेंटिटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है। वैसे तो खैर आपको देख के पता चल रहा है ए मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज कर दो, आप ट्रांसपोज करोगे और अगर ये आपका ए के बराबर आ रहा है, जो कि बिल्कुल आ रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए जो है, ए का ट्रांसपोज बराबर ए के, या फिर ए जो है ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है, तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगले वाले में देखो, अगले वाले में ये ग्राफ दे रखा है, कॉम्बिनेशन किस किस का है, ठीक है, दो आपको बहुत मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है ये किस किस का है। तो आपको थोड़ा सा रेंज और डोमेन पता होना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स पहले हमें दे रखा है, तो उसकी रेंज और डोमेन पता होना चाहिए। एक तो -π/2 से π/2 होता है और दूसरा -1 से 1 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको y है, आपके पास z है, मतलब x है, ये दोनों दे रखा है और ये कह रहे हैं कि ये किसको डिनोट कर रहा है, आपका कौन से फंक्शन को, क्या ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है। तो पहली बात तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि इनके ग्राफ्स में वेरिएशन होती है, आप थोड़ा वैल्यू पुट करके भी इसको देख सकते हो। कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस भी नहीं हो सकता, कॉस इनवर्स का ग्राफ इस तरीके से बनता ही नहीं है, मतलब कॉस इनवर्स का थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से ग्राफ बनता है। बाकी वैल्यू भी देख सकते हो आप, ये कह रहा है 90 पे वैल्यू आ रही है 1, ध्यान से देखो 90 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो जो कॉस 90 होता है वो तो आपका 90 पे 0 होता है ना, तो ये कॉस वाली चीज़ तो कट गई पहले, ये भी कैंसिल होगी, मतलब कॉस वाली चीज़ हो ही नहीं सकती क्योंकि इसकी वैल्यू ही गड़बड़ है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। एक साइन इनवर्स और साइन रह गया, आपको पता है साइन की वैल्यू 90 पे क्या होती है, 1 होती है। बाकी बहुत डेप्थ में इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है। अब देखो, सम ऑफ 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिनका सेम ऑर्डर है वो हमेशा क्या बनेगा, तो अगर आप कभी भी 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्लस करोगे तो हमेशा क्या एक आंसर देगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आंसर देगा। बाकी ये अगला वाला है हमारा, इसमें इन वैल्यूज़ को ना सॉल्व करना है। अब मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को ये वैल्यू सॉल्व करनी आती ही होगी खुद से, ठीक है। ये सीकेंड इनवर्स ये वाली जो चीज़ है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3π/4 और माइनस tan इनवर्स 1/3 जो है 1/√3, इसको सॉल्व करोगे, अगर इसको भी सॉल्व करोगे आप तो आपका आएगा π/6 इस तरीके से। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 7π/12। अगला हमारा ये है, इस वाले में हमें क्या गया कि ये दे रखा है log a प्लस 1 प्लस ए एक्स और log 1 माइनस बी एक्स अपॉन में एक्स। अगर एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और 0 है तो के है, ये कंटिन्यूस है तो के की वैल्यू क्या आएगी, और कंटिन्यूस है नहीं है आपको पता ही है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, मतलब इसमें वही LHL RHL लेके ही सॉल्व करने वाली चीज़ है, ठीक है, LHL RHL लेके सॉल्व करने वाली चीज़ है। तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो, देख लेना। बाकी मैं वैसे बता दूं, अगर आप सॉल्व करोगे इसका आंसर वैसे a प्लस बी ही आएगा, ठीक है, पर क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तो इसलिए टाइम थोड़ा लिमिटेशन है, इसलिए मैं इस पर सॉल्व नहीं कर रही। बाकी कोई दिक्कत हो तो डेफिनेटली आप बता सकते हो। अगले वाले में कह रहे हैं tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a है, तो a अगर कॉन्स्टेंट है तो dy/dx क्या होगा, ठीक है। तो ये दे रखा है हमें, देखो tan इनवर्स ये दे रखा है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan a, ऐसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x माइनस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0, 0 क्योंकि tan a है 0 होगा, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2y dy/dx, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन में y इज इक्वल टू dy/dx, यानी कि इसका आंसर आ गया x अपॉन में y, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका y इज इक्वल टू a cos log x b sin log x, b sin log x दे रखा है और ये हमें निकालना है, मतलब डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव करके ही आपको बताना है इसको, ये किसके बराबर आएगा। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे खुद से तो बहुत अच्छी बात है, बाकी सॉल्व करके एक बार मुझे बताना कि क्या आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। अगले वाले में हमें दे के रखा है कि एफ एक्स दे रखा है मॉड एक्स, ठीक है, एफ एक्स दे रखा है मॉड एक्स और एक्स बिलोंग करता है आर से, तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें बताना है आपको। एफ हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू इन आर, और ये बाकी दो चीज़ है। तो आप थोड़ा सा इसको सोच सकते हो, अगर मॉड एक्स है तो वो कंटिन्यूस है एट 0 पे, ठीक है, आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है तो वो कंटिन्यूस होती है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है, यानी कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अगर आप दोनों लिमिट को देखोगे बराबर 0 रख के वो सब डिफरेंट करोगे तो ये कंटिन्यूस तो आएगा, यानी कि ये आंसर तो मतलब ठीक है कंटिन्यूस तो होगा। क्या नहीं हो सकता, तो ये एफ एक्स जो है ना वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं हो, कंटिन्यूस होगा तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। बाकी सारी वैल्यूज आप कहीं ना कहीं निकाल सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, और कंटिन्यूस है तो आपको पता है वो आराम से निकल सकती है। मेन चीज़ क्या है, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब बाकी ये वाला क्वेश्चन है, एफ डैश एक्स हमें दे रखा है, एफ ऑफ 1 दे रखा है, एफ एक्स निकालना है हम लोगों को। ये आपको पता है थोड़ा डिफरेंट मेथड से होता है, मतलब कि उल्टा लेकर जाना पड़ता है इसमें। डेरिवेटिव दे रखा है हम लोगों को और एफ ऑफ 1 दे रखा है, ठीक है, तो डेरिवेटिव दे रखा है ये, डेरिवेटिव दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स जो है ऐसे कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 6x
माइनस ये आ जाएगा 4x⁻³ और ये आ जाएगा +5 इस तरीके से। बाकी आप सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। ये आ जाएगा 3x⁻³ + 6x² माइनस 4x⁻²/2 और ये आ जाएगा हमारा +5x + c। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे। देखो अगर आपने किसी डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर दिया तो वो f(x) बन जाता है, ध्यान रखना। अगर आपने डेरिवेटिव का इंटीग्रेट कर दिया तो वो f(x) बन जाता है, ठीक है। बाकी सिंप्लीफाई करोगे, जैसे कुछ कैंसिल हो रहा है, वो सब करने के बाद आपका आ जाएगा x³ + 3x² + 2/x² + 5x + c, ये आ जाएगा, ठीक है। अब f(1) भी बोला है तो f(1) भी देख लेते हैं यहाँ पर। 1⁻³ + 3 1 का स्क्वायर 2/1 का स्क्वायर + 5 1 + c = 0। अब इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सॉल्व करके आएगा 11 + c = 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी -11, ठीक है। ये आ गई। अब यही c की वैल्यू को क्या है, -11 आई ना, यही c की वैल्यू को क्या करना है आपने, यहाँ पर जो f(x) है इसी के अंदर c की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये x³ 3x² 2/x² 5x और c की जगह पर 11 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन, देखो कौन सा, ऑप्शन बी है, ठीक है। ठीक है, ईजी है, मतलब मुश्किल नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना ये चीज़ कि किसी डेरिवेटिव वाली चीज़ का इंटीग्रेट करोगे तो आपको f(x) मिल जाएगा। अगला ये वाला है, देखो इस वाले को भी सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन करना है तो इसको थोड़ा देखो, x + 5 है, इसको लिख सकते हैं x + 6 - 1 अपॉन में x + 6 का होल स्क्वायर e⁻x dx। अब सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा ex x + 6 dx माइनस ex dx अपॉन में x + 6 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। बाकी आप सॉल्व करोगे ना, बाकी देखो मतलब इसके बाद सॉल्विंग बहुत ईजीएस्ट है, मतलब ये वो इंटीग्रेशन का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा आपका, देखो 1 अपॉन में x + 6 e⁻x माइनस 1 अपॉन में x + 6 का होल स्क्वायर ex dx माइनस ex dx अपॉन में x + 6 का होल स्क्वायर, इस तरीके से सॉल्व करोगे। बाकी आपका इधर की टर्म, देखो इधर की टर्म इधर की टर्म ऑलमोस्ट सिमिलर बन जाएगी, बस माइनस का फर्क आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो ना, माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस कर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ ex अपॉन में x + 6। मतलब मैं स्टेप्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम की लिमिटेशन है। तो आप ध्यान रखना, आप एक बार इसको करके देखना। मतलब ये स्टेप्स बता दी मैंने, आप माइनस माइनस प्लस करके जो कैंसिल कर रहे हैं वो स्टेप नहीं कर रही मैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, देखो कौन सा वाला, ex अपॉन में x + 6 सी ऑप्शन। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगले में कह रहे हैं ऑर्डर और डिग्री बताने हैं, ठीक है। इसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हुआ होता है वही ऑर्डर होता है। जैसे पावर 4 है तो ऑर्डर तो 4 आएगा। तो देखो 4 आपको ना, -4 और 1 तो नहीं है, तो 4 दो ऑप्शन में, बी और सी में, ठीक है। अब बात है डिग्री की। तो यहाँ पर डिग्री की बात हो रही है, डिग्री आपको सोचना पड़ेगा। ऑर्डर तो ऑब्वियस सी बात है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना, जैसे 4 बार डेरिवेटिव कर रखा है तो वो ध्यान रखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। अब डिग्री के लिए आपको सोचना पड़ेगा, डिग्री के लिए इसमें क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 2e dy अपॉन में dx, इस तरीके से दे रखा है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक पॉलिनॉमियल फंक्शन वाली चीज़ आती है यहाँ पर। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो डिग्री नॉट डिफाइन होती है, तो यानी कि आपका जो आंसर है इसका वो क्या हो जाता है, बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला है ये सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोगों को निकालना है। तो देखो इस वाले में सोल्यूशन निकालना है, तो ये हमें दे रखा है log dy/dx = 3x + 4y। अब हम क्या करते हैं, देखो दोनों तरफ e ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा e log dy/dx = e 3x + 4y, ठीक है। और आपको पता है e और log हट जाता है तो ये बन जाएगा dy/dx = e 3x और इसको ऐसे लिख सकते हैं e 4y। पता है आपको, बेस सेम ऐसे लिख सकते हैं, तोड़ के लिख दिया हमने। तो dy अपॉन में e 4y लिख दिया यहाँ पर, और e 3x और dx साथ में लिख दिया, ठीक है। ये जो e 4y ऊपर ले जाओगे तो e - 4y dy = e 3x dx, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही आप इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो ये बन जाएगा e - 4y अपॉन में -4 = e 3x अपॉन में 3 + c, मतलब इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। इसके बाद सोल्यूशन निकालना है ना इसका, तो ये बराबर 0 रखना है, सोल्यूशन निकालने के लिए बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आप ये जो आपके इसके नीचे जो ये टर्म्स हैं ये सब सॉल्व हो जाएंगे। देखो यहाँ जाएगा 3e - 4y और यहाँ जाएगा, रुको इस तरीके से था ना, ये तो ऐसे लिख देते हैं 0 = e - 4y अपॉन में 4 + e 3x अपॉन में 3 + c, इस तरीके से। माइनस का था पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3e - 4y + 4e 3x + 12c = 0। 12 उधर जाएगा, वैसे भी 0 हो जाएगा। तो ये आ रहा है हमारा आंसर, e 3 - 4y 3e - 4y 4e 3x + 12c = 0, डी ऑप्शन है, ठीक है।